Hey friends, today we are going to start our part 3 of SSC JEE previous year questions electrical engineering 2018। ठीक है, और अब तक पार्ट सेकंड तक हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने बाकी 30 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। उसके बाद शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। क्वेश्चन नंबर 31, C. The ratio of reflected light and the incident light is C. Of course, the reflected light is in numerator, so the factor will be reflection factor. C. अगर मैं बात करूं जैसे एब्जॉर्प्शन फैक्टर है तो मीन्स ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर इन केस ऐसा होता तो ऊपर हो जाता रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, तो उसका क्या होता वो एब्जॉर्प्शन फैक्टर। तो यानी यहाँ का जो आंसर होगा इसका वो होगा रिफ्लेक्शन फैक्टर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 32, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। अ शेडेड पोल मोटर इज बेसिकली इट इज अ सिंगल फेस मोटर। ठीक है, शेडेड पोल मोटर आपने स्पेशल मशीन में कहीं पढ़ा होगा। दिस इज एन सिंगल फेस मशीन। जैसे सिंगल फेस मशीन पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, उसके बाद शेडेड पोल भी वहीं पे पढ़ा जाता है। और एक आपने और स्पेशल मशीन पढ़ी होगी यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर के बारे में बता दूं, सीरीज मोटर इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल मोटर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द स्पेशल मशीन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 33। इन द क्वेश्चन नंबर 33 द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फानाइट। ओके, इन्फानाइट की बात कर रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं इन जनरल यानी फाइनाइट के लिए, क्योंकि इससे पहले भी 2017 में 16 में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एक क्वेश्चन आया हुआ फाइनाइट वायर के ऊपर भी, एक या दो तीन बार आ चुका है फाइनाइट वायर के ऊपर। तो यहाँ इन्फानाइट के ऊपर पूछा। देखिए अगर मैं बात करूँ सिंपल फाइनाइट वायर की, इफ दीज आर द एंगल लाइक सी, इफ दिस वन इज φ1 एंड दिस वन इज φ2, तो मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बता देता हूँ। B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला होता है फाइनाइट वायर के लिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल सीन में यानी प्रैक्टिकली हम लोग इनफाइनाइट वायर तो कहीं यूज करते नहीं है, तो करते तो कौन सा है फाइनाइट वायर। लेकिन इसने पूछा इनफाइनाइट के लिए, तो आप सबसे पहले तो क्या कर दें, जो φ1 है और φ2 है उसको π/2 यानी 90 डिग्री आप रख दीजिए। ठीक है, अगर आप उसको 90 डिग्री रख देंगे तो फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। सी in case of this would be, let me select the pen first, see इसको रख देंगे तो साइन 90 कितना होता है 1, ये भी होगा 1, यानी दिस वुड बी म्यू नोट I अपॉन 2πr, क्योंकि ऊपर टोटल 2 बन जाएगा 2πr। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है, तो b इक्वल टू म्यू नोट h आपको पता हो, या म्यू लिख लेता हूं क्योंकि म्यू इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर। ठीक है, तो यहां से निकालना है मैं h, यानी b को आप म्यू से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये जो फॉर्मूला है इसको म्यू से डिवाइड कर दीजिए। दिस वुड बी I अपॉन 2πr। ऐसे देखो अगर आपको नॉर्मली भी चेक यूनिट से करना है तो देखिए इसकी यूनिट तो एम्पियर पर मीटर है, ओके, इसकी भी एम्पियर पर मीटर है। बट अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो, कुछ इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो लाइक, तो इसको देखिए आप कैसे पहचानें, क्योंकि म्यू की जो यूनिट है वो क्या होती है हेनरी पर मीटर। तो यानी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसकी हेनरी पर मीटर है और ये एम्पियर पर मीटर, यानी हेनरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, जो कि एच की यूनिट नहीं है। एच की यूनिट क्या होती थी नॉर्मली एम्पियर पर मीटर। तो देखो अगर यूनिट का खेल है, अगर आपको यूनिट भी पता है तो कोई इशू नहीं होगा, कैसे ना कैसे आप क्वेश्चन को टिक कर ही ले जाओगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, द डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एरो की बात कर रहा है, यानी पी एन टाइप अगर मटेरियल है कोई, यानी सेमीकंडक्टर डायोड है और वो फॉरवर्ड बाइज है, तो उसमें बात कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एरो। देखिए डायरेक्शन ऑफ एरो, इसमें दो चीजें याद रखने वाली हैं। एक तो कि जो करंट की डायरेक्शन है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये होती है, ये आपको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं या इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। तो वही बात कर रहा है कि अगर डायरेक्शन ये है तो क्या होगा, कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 35,
प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस विद नेबरिंग टेलीफोन लाइंस कैन बी डन बाय सी। सबसे पहले देखिए जो आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोजिशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, पावर सिस्टम में ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन जैसे मान लीजिए दो ही फेस के बारे में बता देता हूँ, मान लीजिए फेस ए है, फेस बी है, इनको कुछ डिस्टेंस पे जाके, हाफ डिस्टेंस पे जाके इंटरचेंज कर देते हैं। बी फेस यहाँ हो जाएगा, ए फेस यहाँ हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। इससे होता क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस है वो जीरो हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जीरो हो जाएगा बी। यानी जो ये बराबर में टेलीफोनिक लाइन है लाइक T1 T2, इनमें कोई भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। सी अगर देखिए प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो कई बार फिर भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, तो प्रैक्टिकल सीन में क्या करते हैं, हम टेलीफोनिक लाइन को भी ट्रांसपोज कर देते हैं। ये क्वेश्चन में भी आपसे नेक्स्ट ईयर पूछ लिया जाए कि टेलीफोनिक लाइन को भी क्यों ट्रांसपोज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 3 फेज 440/50। ये भी नॉर्मल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी रोटर में जो इंड्यूस होती है वो स्लिप टाइम होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की। तो अगर मैं बात करूं यहां से सप्लाई फ्रीक्वेंसी की, सी द सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और स्लिप कितनी है 10%। तो 10% को मैंने 0.1 लिख दिया और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये देखो आप यहाँ से। तो यानी ये कितना हो जाएगा 5, यानी 5 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रोटर में होगी। नाउ दी अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है, यानी थेवेनिन आपको निकालना है। तो देखिए थेवेनिन में तो सबसे पहले रूल क्या है, आप लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करें, इसको हटा दीजिए आप। उसके बाद दूसरा रूल क्या हो, कोई भी आपके डिपेंडेंट सोर्स हो अगर, तो उनको क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो उनको क्या करेंगे आप, शॉर्ट सर्किट, मीन्स इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करेंगे। देखिए अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो देखिए ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट हो गया, यानी सर्किट ऐसे बना, देखिए 4 और 2 6 सीरीज में आ गए लाइक दिस, ये 6 हो गया, इसके बाद एक 6 यहाँ है, 6 ओम, 6 ओम, इसके बाद लाइक सी दिस वन इज 3 ओम एंड दिस वन हियर इज दिस 6 ओम, और यहाँ आपका 2 ओम, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस को हम हटा चुके हैं। अब देखिए 6 और 6 को आप क्या करेंगे, इन 6 और 6 को क्या करने वाले हैं, पैरेलल में लेने वाले हैं दोनों को। ये कितना हो जाएगा 3 ओम, 3 और 3 आएंगे सीरीज में, फिर 6 होगा, 6 और 6 पैरेलल में यानी 3, ये कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये 3 ओम होगा, ये 2 ओम होगा, और ये अल्टीमेटली ए और बी के बीच कितना इक्विवेलेंट आ गया यहाँ से 5 ओम, 5 ओम विल बी दी आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो ये रही बात यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 37। 38 पे, 2 इंडक्टर्स ऑफ 4 हेनरी एंड 6 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये 4 और 6। देखिए ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि म्यूचुअल कपलिंग दी नहीं हुई है, यानी आपकी ना एडिटिव ना डिफरेंशियल कपलिंग है। तो नॉर्मल इंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह, सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, 4 और 6 10, ये सिंपल होगा। देखिए हाँ, अगर इसमें एडिटिव कपलिंग होती है, डिफरेंशियल कपलिंग होती, तो बीच में क्या रहता, फिर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसके बारे में इसने यहाँ बात नहीं की है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 39, वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39। In the full wave rectifier circuit shown, the diode that conduct when positive half wave of AC signal applied। देखिए AC सिग्नल है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता रहता है लाइक दिस, सी लाइक, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए अगर पॉजिटिव साइकिल होगी लाइक सी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, देखिए अगर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव यहाँ से उठ के आएगा यहाँ, आप मान सकते हैं यहाँ पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव यहाँ से उठ के आया यहाँ। अब देखिए डायोड को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, फॉरवर्ड वाइज होने के लिए, यानी ये अगर एनोड है, ये कैथोड है, यानी V एनोड माइनस V कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी इन दोनों पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर पॉजिटिव साइड लगी है तो किस पर लग रही है, वो D1 के एनोड पर, यानी D1 तो पक्का चलने ही वाला है। इस पॉजिटिव फील्ड लग रही है D4, D1 D2 D3, ये D4 है ना, तो D4 के कैथोड पर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो उसके बाद नेगेटिव देखिए कहाँ पर लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है आपका D2
के कैथोड पर, तो यानी D1 और D2 दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे, तो थर्ड विल बी दी आंसर। तो इसमें क्या होता है, कई बार आप बेसिक पकड़ के चलें, ना कि ऐसा कि आप रट लें। जैसे आपने कोई फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देख लिया है, आप वो D1 D2 चेंज कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा रटना नहीं है, बेसिक के थ्रू चलेंगे आप। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज sorry, which of the following lamp has shortest life स्पैन इन दी वर्किंग आवर, यानी सबसे कम जो लाइफ है। देखिए सबसे कम, मैं आपको लाइफ बता दूं, सबसे कम लाइफ होती है फ्लोरोसेंट लैंप, यानी आप जो मार्केट से बल्ब लाते हैं, ठीक है, अब तो कोई लाता भी नहीं है, ये 100 वोट वाले, 50 वोट वाले, 60 वोट, इस टाइप के जो बल्ब लेके आते हैं फ्लोरोसेंट, ठीक है, यानी जिनमें हीटिंग एलिमेंट रहता है, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम है। मैं देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो फ्लोरोसेंट सॉरी इनकैंडेसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इनकैंडेसेंट बल्ब की, इनकैंडेसेंट का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होगा, अराउंड 1000 आवर्स, ठीक है, अराउंड 1000 आवर्स। और उसके बाद जो CFL होती हैं, यानी CFL की अगर मैं बात करूं 15 वॉट वाली की, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10,000 आवर्स होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ, CFL की। और इसके बाद अगर मैं बात करूं LED की, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड 25,000 आवर्स, ठीक है। तो सबसे कम जो लाइफ स्पैन है वो किसका है, इनकैंडेसेंट। आपने देखा भी होगा अगर पहले यूज़ किए हों, जो बल्ब आते हैं मार्केट से, तो वो बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है। उसके बाद आप देखो, अगर एक आपसे ईयर्स में भी पूछ लिया जाए, तो मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ यहाँ। देखिए एक 5 डेज होते हैं, सॉरी 365, और 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 8760, यानी इतने घंटे एक साल में हुए अप्रॉक्स। तो देखिए जो CFL है, CFL की जो लाइफ है वो कितनी है, 10,000 आवर्स, ठीक है, 10,000 आवर्स। तो आप इससे ईयर्स में भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 1000 है, ये 8760 है, इसके कंपैरिजन में आप कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं ईयर्स के कंपैरिजन में, अगर कभी आपको नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए, ठीक है। और हाँ, मैं इसमें ये सोडियम वेपर लैंप और मरकरी की भी बात हुई है, तो मैं इसमें भी आपको बता दूं, जो सोडियम वेपर लैंप है उसकी भी लाइफ अप्रोक्सीमेटली 12,000 आवर्स होती है। देखिए अब इसमें भी आप जब यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, और जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, यानी पर स्विचिंग के बेस पे। आप ऐसा नहीं है कि जाके स्विच दिन में 1000 बार स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं तो लाइफ स्पैन उसका यही रहेगा। इस स्विचिंग पे भी डिपेंड करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, हम लोग डिस्कस करेंगे यूटिलाइजेशन में। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 41। In transmission line, the voltage regulation is negative when the receiving end voltage VR. Okay, see, the voltage regulation is Vs minus VR, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विद रिस्पेक्ट टू Vs। अगर मैं बात करूं Vs, देखिए इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, सेंडिंग एंड वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर सकते हैं या रिसीविंग एंड की भी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें डिफरेंस है, यानी अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा सेंडिंग एंड से, यानी आपने भेजा था यहाँ से 220 वोल्ट और उधर जाके हो गया है 250 वोल्ट, तो रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, ज़्यादा हो गया है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी को बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो वही पूछ रहा है, व्हेन द ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, इसी को फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। और इसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रिसीविंग एंड पे इंडक्टर लगाते हैं, ठीक है। कितनी वैल्यू है क्या लगाते हैं, फेरेंटी इफेक्ट की। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 42। Based on the voltmeter and the ammeter reading, the measuring network determine the value of resistance R. C एक करंट सोर्स है यहाँ पे और उसकी रीडिंग है 1/2 एम्पियर। तो देखिए ये करंट इधर फ्लो हो रहा है ऑफ कोर्स, तो यानी यहाँ कोई हिट एलिमेंट होगा तो प्लस माइनस ड्रॉप इधर होगा, उसका वोल्टेज इतना है, हमें पता नहीं रेजिस्टेंस जो भी है। देखिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप ये देखिए इसके जो एक्रॉस है वो हमें वोल्टेज पता है, वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है कितना 5, तो V इक्वल टू IR लगा सकते हो। I करंट इधर से ही फ्लो होगा, यानी 1/2 और R, ठीक है,
यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉर्मली 10 ओम। बस इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं, ये कन्फ्यूज़न भरे क्वेश्चन है, ज़बरदस्ती बना दिए जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन ए सिंगल फेज। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मैंने बताया था कल भी आपको कि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, उसमें दो टाइप के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कैपेसिटर वो लगा ही रहेगा, तो जैसे ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाए तो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, जैसे ही वो स्टार्ट हो जाए अपनी रेटेड स्पीड पे चलने लगे तो आप इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ओपन कर देंगे। तो वही वो पूछ रहा है सी, क्यों लगाया जाता है, टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट एन एप्रोप्रिएट टाइम या इंस्टेंट। ठीक है, जब एप्रोप्रिएट टाइम आ जाएगा तो क्या करेंगे आप उसको कट ऑफ कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इन द एसी नेटवर्क द करंट इज 10 प्लस J10, यानी जो आई की वैल्यू है वो कितनी है 10 प्लस J10, पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको पोलर में कर लेंगे कन्वर्ट। द फेज रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट, देखिए अगर आप इसको बदलेंगे पोलर फॉर्म में तो वही होगा क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आएगा 10 रूट 2। एंगल निकालेंगे tan इनवर्स बी अपॉन ए यानी 10 अपॉन 10, ऐसा tan इनवर्स 10 अपॉन 10 कितना आएगा 45 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखिए, जो करंट है वो पॉजिटिव आई, यानी करंट पॉजिटिव आई यानी यहाँ, और वोल्टेज मैं रेफरेंस मान लेता हूँ V, तो करंट कहाँ गई लीड कर रही है। ठीक है, अगर करंट नेगेटिव आती तो नीचे मान ले, वोल्टेज को रेफरेंस मानते हुए, दैट्स वाई इसमें क्या है एसी नेटवर्क द लोड करंट इज 10 प्लस J10, द फेज रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट थ्रू लोड, वोल्टेज लीड द करंट बाय 45, नो ये आंसर नहीं होगा, वोल्टेज लीड द करंट, द करंट इज लीडिंग बाय द वोल्टेज। ठीक है, करंट लीड कर रही है अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल होगा अगर आपने वोल्टेज, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है तो इसका आंसर ये नहीं होगा, आंसर मस्ट बी वोल्टेज लैग्स बाय द करंट बाय 45 डिग्री। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विच ऑफ दी, या तो देखिए इस क्वेश्चन में ये हो सकता है कि ये 10 माइनस J10 हो तो तब करंट नेगेटिव आती, क्योंकि वोल्टेज का फेजर आप क्या मान के चलेंगे 0 डिग्री पर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नाउ से 45, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सपीरियंस चेन रिएक्शन। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में चेन नहीं होती, हाइड्रो में नहीं होती, किस में होती है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द चेन रिएक्शन दैट इज फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ इंडक्टिव ससेप्टेंस। देखिए इंडक्टिव ससेप्टेंस हो या कैपेसिटिव, इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा एल और कैपेसिटिव ससेप्टेंस होता है ओमेगा सी। चाहे इंडक्टिव ससेप्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो, यूनिट होती है इसकी मोहो, MHO मोहो, या ऐसा उल्टा ओम बना देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने बताया था, वीडियो का इसका पार्ट 1 देखेंगे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था, मैंने ससेप्टेंस के बारे में डिटेल में बताया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, the trade name of the nickel copper alloy that is used as the heating element। सी जो निकल कॉपर अलॉय है उसका जो नाम है वो क्या होता है यूरेका, मैं आपको बता दूं, या इसका नाम आपने में भी पढ़ा होगा बुक्स में कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन आप होगा, जिसमें जो 55% है वो तो मिलेगी आपको कॉपर, कॉपर निकल अलॉय है, और दैट इज 45% आपको निकल मिलेगी। हीटिंग एलिमेंट में यूज होता है जहां आपको रेजिस्टेंस, ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो इसका जो हीटिंग जो रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट है टेम्परेचर डिपेंडेंट वो बहुत कम होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट इतना कम होता है कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड वायर वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ यूरेका। 48, एक्सटेंशन ऑफ MI एमीटर रेंज कैन बी डन बाई, आपको पता होगा जो MI एमीटर बनाना हो या PMMC बनाना हो तो आप किस में लगाते हैं रेजिस्टेंस शंट में। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस लगा के आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज अंडर नो लोड कंडीशन। देखिए सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में अगर मैं बात करूं, सो आइसोलेटर्स आर मैनुअली ऑपरेटेड स्विच और हमेशा नो लोड पे ओपन किए जाते हैं। एक बार जब सर्किट ब्रेकर कट ऑफ हो जाएगा उसके बाद ये ऑपरेट होंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, मोटर इज रेफर्ड एज यूनिवर्सल मोटर। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सीरीज मोटर ऑल्सो रेफर्ड एज द universal motor. Okay guys, thank you for the watching. If you like the video, please subscribe our channel. Thank you.